द कश्मीरियत में आप सबका खैर मकदम है। नाज़रीन मोहतरम, कुछ वक्त पहले एक डेटा सामने आता है। ये खबर जो है इंतहाई ज़रूरी उन के लिए है जो घर पे पेट्स पालते हैं। ख़ुसूसन हमारे अभी कश्मीर की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम घरों में हम देखते हैं कि कैट्स को पाला जाता है, तो ये उनके लिए काफ़ी अहम है। आपको बता दें, हाल ही में एक डेटा सामने आता है जिसके मुताबिक 2826 कैट बाइट्स जो है रिकॉर्ड कर दी गई है। यहाँ पर एंटी रैबीज़ डिपार्टमेंट जो है SMHS हॉस्पिटल में, वहाँ पर ऐसे केसेस जो है सामने आए हैं। इसी हवाले से हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद सलीम खान, जिनसे हम इस बात पे तफसीलन बातचीत करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है शुक्रिया शुक्रिया। पहला सवाल ये रहेगा कि कैट बाइट्स जो है इजाफा देखने को मिल रहा है, कैसे केसेस सामने आ रहे हैं, यहाँ पर कैसे केसेस सामने आते हैं, उस बारे में तब थोड़ा सा बताइए। देखिए, हमारे यहाँ SMHS हॉस्पिटल में पिछले 20-22 सालों से एंटी रेबीज़ क्लिनिक चल रहा है, जहाँ पे हम जो भी एनिमल इन्फ्लिक्टेड इंजरीज आती हैं, यूजुअली डॉग्स के होते थे, तो अभी भी आ रही है, तो वहाँ पे हम उनको एंटी रेबीज़ ट्रीटमेंट देते हैं। एज़ पर WHO क्लासिफिकेशन जो है, कैटेगरी 2 को हम एंटी रेबीज़ वैक्सीन देते हैं, और कैटेगरी 3 जहाँ पे ब्लड भी आ जाता है या म्यूकस मेम्ब्रेन कंटामिनेशन के चांसेस हैं, तो वहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन भी साथ दे देते हैं। यूजुअली हमारे पास ओवर 90 to 95% केसेस यूजुअली डॉग बाइट्स के आते थे, और बाकी जो 5-10% हैं उसमें हमें कैट स्क्रैच, कैट बाइट्स और फिर मंकी बाइट्स और वाइल्ड एनिमल्स ऐसे आ जाते थे। पिछले 3 सालों से हमारा मुशाहिदा है कि जो कैट बाइट का प्रपोर्शन है वो बतदरीज बढ़ रहा है। अगर हम नज़र डालें पिछले 3 सालों में, तो गालिबन 5, 7, 8, 10% तक हमारा कैट बाइट आने लगा। और अगर हम लास्ट ईयर पे नज़र डालें तो 1/3, एक तिहाई जो भी हमारे पास जो केसेस आ रहे हैं वो कैट से ही रिलेटेड हैं, या तो कैट बाइट्स हैं या कैट स्क्रैचेस हैं। तो पिछले 3 सालों में एज अगेंस्ट जो डॉग बाइट्स, वो तो उनका नंबर तो बढ़ एज यूजुअल है ही, बट प्रोपोर्शनली हम कैट बाइट्स भी आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, कैट बाइट्स जब आते हैं तो कैसे केसेस होते हैं? क्या उनको एडमिट किया जाता है या सर्जरीज वगैरह होती हैं इन सब? नहीं, हमारी जो क्लिनिक है, हमारा यहाँ पे आउटडोर लेवल पे ही हम इम्यूनाइजेशन देते हैं। तो अगर हम यूजुअली जो एनिमल मॉल्स, खासतौर पर बियर मॉल्स होते हैं, जहाँ पे बियर की वजह से उनके काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है स्किन पे या कहीं पे बॉडी पे भी मारते हैं, तो वहाँ पे फिर वहाँ एंटी रेबीज़ वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन देने के बाद उन्हें स्यूचरिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। और कभी कभी अगर उनके वाइटल ऑर्गन्स भी डैमेज हुए हैं, तो वहाँ पे उनको एडमिट करके वो ट्रीटमेंट किया जाता है, और साथ में वो प्लास्टिक सर्जरी, वो सब चीज़ें होती हैं। बट यूजुअली जो कैट बाइट्स होती हैं, कैट स्क्रैच होती हैं, मिनिमल होती हैं। तो यूजुअली घरों में या है कि जो पेरी डोमेस्टिक कैट्स हमारे यहाँ हैं, घरों के बाहर जो घूमते रहती हैं, कभी घर के अंदर आती हैं, और लोगों ने उनको भी पालना शुरू किया। और पिछले 2-3 सालों से पोस्ट कोविड एक नया ट्रेंड आया है कि जो पर्शियन कैट्स लोग ख़रीद के ला रहे हैं और घरों में उनको पाल रहे हैं, तो उनके साथ वो बच्चे खेलते रहते हैं, और बाकी भी हैं घर में उनके साथ वो खेलने रहे हैं। उसी अस्थना में कभी वो झपट मारते हैं, उनको पंजा मारते हैं, और कभी बहुत कम बाइट्स भी आ जाते हैं, बट यूजुअली पंजे की इंजरीज भी होती हैं। डॉक्टर साहब, ये जानना चाहेंगे, देखिए अभी जैसा आपने कहा कि पोस्ट कोविड-19 के बाद ज़्यादा जो है कैट्स जो है पालने लगे हैं, तो इसमें किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है? जैसे बच्चों को पंजा मारते हैं, तो मोस्टली जब भी ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, इट्स ओके, ये कोई इशू नहीं है। तो काफ़ी सारे ऐसे भी हमारे जो घरों में होंगे, वो उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते होंगे, तो उनके लिए क्या क्या करना चाहिए? ज़रूरी फर्स्ट प्रिकॉशनरी मेजर क्या लेना चाहिए? देखिए, अभी मैं बात कर रहा था कि ये सारे केसेस हमारे एंटी रैबीज़ क्लिनिक आते हैं, यानी कि जो रैबीज़ एक बीमारी है, ये 100% प्रिवेंटेबल है, हम इससे बच सकते हैं कुछ एहतियाती तदाबीर लेकिन खुदा न खास्ता जिसको रैबीज़ का वायरस जिस्म में दाखिल हो जाए, तो उनमें 100% फैटल ये बीमारी है। सो इसमें कोई एहतियात लेने की बहुत अशद ज़रूरत है। कोई हम इसमें लेतुलाल नहीं कर सकते हैं कि चलिए हुआ है तो कोई इशू नहीं है। अगर हम ग्लोबली नज़र डालें तो गालिबन 60-70 हज़ार रैबीज़ केसेस दुनिया में हर साल होते हैं, और उनमें से बेशतर मेजॉरिटी नंबर 1 जो कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं वो इंडिया है। तो हमारा भी उसमें एक शेयर है। रिसेंटली अगर आपने सुना होगा कि नेशनल रैबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम इस वक्त चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है, पूरी इंडिया में चल रहा है, जो रिसेंटली लॉन्च है। और अगर पिछले हफ्ते ही यहाँ पे JNK गवर्नमेंट की तरफ से रैबीज़ को एक नोटिफाइबल डिजीज़ भी बताया गया, ताकि जो रैबीज़ के केसेस हैं उनको हम पूरी तरह उन पर नज़र रखें और उनकी रिकॉर्ड हो जाए। रैबीज़ जो एक बीमारी है, ये एक वायरस की वजह से होता है, लिसा वायरस है, जो इंसान के जिस्म में दाखिल होता है। यूजुअली एक
اس شخص جانور سے جو اس میں مبتلا ہو. یوجولی کتے ہوتے ہیں، بٹ دیکھا گیا ہے کہ بلیوں میں بھی ریبیز وائرس پائے جاتے ہیں اور بلی میں بھی اس کے اثرات ہو سکتے ہیں. سو یہ بلیاں جو ہیں یا تو ان میں خود جو آپس میں انفیکشن لگ جاتا ہے، یا گھروں سے باہر اگر یہ کسی اور جانور سے ان کا انٹریکشن ہو، جیسے کتے ہوں، تو اگر ان کے ساتھ ان میں ریبیز جراثیم ہوں تو ان میں بھی داخل ہو سکتا ہے. ریبیز کے علامات یوجولی ہر ایک جانور میں آ جاتے ہیں، بٹ مشاہدے میں یہ آیا سائنٹیفک جو ہمارا لٹریچر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ کبھی کبھی اے سمٹومیٹک ہوتا ہے، یعنی کہ کسی بھی جانور میں ریبیز کے جراثیم ہو سکتے ہیں لیکن ان میں وہ علامات نہیں ہو سکتے ہیں. انسان میں ریبیز کا جراثیم داخل جب بھی ہوتا ہے، کوئی چک مارے یا کہیں پہ چپٹ لگے، اگر اس میں وائرس ہوگا تو وہ انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے اور پھر نروز کے ذریعے، یہ خون کے ذریعے نہیں پھیلتا بلکہ جو انسان کی باڈی میں جو نروس سسٹم ہے، نروز کے ذریعے پھیلتا ہے اس آرگنس سے. وہاں پہ جو اسکن کے آس پاس جو نروز ہوتی ہیں وہاں سے ہوتے ہوئے یہ کمر تک پہنچتا ہے، اسپائنل کارڈ سے ہوتے ہوئے پھر یہ برین تک آ جاتا ہے، اور پھر برین میں سمٹمز ہو جاتے ہیں، اور پھر برین سے واپس ہو کے یہ الگ لمفیٹک سسٹم کے ذریعے باقی باڈی میں بھی پہنچ جاتا ہے. جیسے کہ انسان میں جو لاب ہے، سلائیوا ہے، وہاں پہ پہنچتا ہے. باڈی فلوئڈس ہیں، کڈنی، لیور، لنگ، ہارٹ، ہر جگہ پہنچتا ہے. تو وہاں سے بھی جو بھی رطوبات انسان کی نکل آتی ہیں وہاں پہ بھی یہ جراثیم ہوتے ہیں. سو بلی میں بھی یہ ہو سکتے ہیں. سو اس لیے اشد ضرورت ہے کہ جب بھی انسان کو شوق ہو کسی بھی جانور کو پالنے کے، بہت کافی ٹائم سے لوگ کتے پالتے تھے شوقیہ طور. اب جیسے ابھی دیکھا کہ ہم نے پچھلے 2-4 سالوں سے لوگوں نے بلیاں پالنا بھی شروع کیا. سو یہ شوق نہیں ہے، اس میں ہمیں پورے جو سائنٹیفک طریقے سے پالنے کے جو طور طریقے ہیں ان میں پہلے ان کو اپنانا ہے. نمبر 1، جب بھی آپ کسی بلی کو خرید کے لا رہے ہیں تو دیکھ لیجئے کیا یہ آتھورائز ڈیلر ہے اس کو بیچنے والا، کیونکہ جب بھی وہ کوئی بیچتا ہے تو وہ ان کو یہ سرٹیفائی کرنا تھا کہ اس میں کوئی بیماری نہیں ہے. نمبر 2، جب بھی آپ یہ خریدیں تو دیکھیں کہ اس کا ایک کوالیفائڈ ویٹنیرین سے چیک اپ کرائیں، یہ اشد ضروری ہے. تو اس لیے ہے کہ وہ بلیوں میں بیماریاں ہو سکتی ہیں. ہم صرف ریبیز کی بات نہیں کریں، جو روٹینلی بیماریاں ہو سکتی ہیں. ایک کامن بیماری جو ہے اسے بروسلوسس کہتے ہیں. میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، بروسلوسس ایک ایسی بیماری ہے جس میں انسان میں بخار آ جاتا ہے، کافی دیر رہتا ہے. جس طرح ٹائیفائڈ میں انسان بیمار، یا باقی جگہ کولرا جیسے، یا باقی بیماری میں جیسے بخار کافی دیر آتا ہے، اور بروسلوسس میں بھی انسان کافی حد تک بیمار ہو سکتا ہے. یہ نہ صرف بلیوں اور باقی جانوروں سے بھی ہوتا ہے، لیکن بلی کا اس وقت یہ کہنا ضروری ہے کیونکہ ہم بلیوں کو گھر میں پالتے ہیں. بلیوں کا یہ اگر انفیکشن بروسلوسس ہوتا ہے تو یہ انسان میں بھی، جانوروں میں ان کے علاوہ انسانوں میں بھی داخل ہو سکتا ہے. دنیا میں اگر ہم نظر ڈالیں 60 to 70% جو بھی انسانوں میں بیماریاں ہیں جانوروں سے ہی آئی ہوئی ہیں. ریسنٹلی اگر ہم کووڈ کی بات کریں یا ریبیز کی بات کریں، جو بھی بیماریاں ہیں یہ 60 to 70% بیماریاں یہ جانوروں سے ہی انسان کو لگتی ہیں. اور بروسلوسس بھی ایک ایسی ڈیزیز کنڈیشن ہے جو انسان کو بروسلا انفیکشن جو جانوروں میں انسانوں کو لگ جاتا ہے. اگر خواتین میں یہ انفیکشن لگ گیا، جو لیڈیز گھروں میں ہے، اگر اس بلی میں یہ بروسلا انفیکشن اور اس لیڈی میں یہ انفیکشن ہو سکتا ہے تو اس لیڈی میں کل کو اگر وہ پریگننٹ ہوئی تو ان میں ابارشن ہو سکتا ہے. سو ابارشن کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بلیوں سے لگنے والی انفیکشن. سو اس لیے جب میں نے کہا کہ جب بھی کوئی بلی خرید کے لائے تو امیڈیٹلی پہلا چیز جو ہو بلی کو گھر لانے سے پہلے ایک کوالیفائڈ ویٹرینیرین کے پاس اس کا چیک اپ کرائیں. وہ اس کا ملاحظہ کر کے دیکھ لیں کہ ان میں انفیکشن تو نہیں ہے، کچھ ٹیسٹ کی ضرورت پڑے یا ان میں دوائیں دینے کی ضرورت ہے، ڈی ورمنگ کرنے کی ضرورت ہے. اور ساتھ میں کچھ ویکسینز لگتے ہیں جو وہ بتا دیں گے. اس میں سے ایک اہم ہے جو اینٹی ریبیز ویکسین ہے، تاکہ اگر کل کو ان کو انفیکشن لگے تو اینٹی ریبیز ویکسین کے ذریعے جو اینٹی باڈیز بنتی ہیں وہ اس کو پروٹیکشن دیں. ساتھ میں یہ بھی ضروری ہے کہ جب آپ اس کو گھر میں لائیں تو گھر میں ہائیجین رکھنے کی ضرورت ہے. تو یوجولی ایک کمرے میں وہ رکھتے ہیں. آپ دیکھیے اس کا کھانا پینا ایک ڈفرینٹ ہوتا ہے جو انسانوں سے الگ ہوتا ہے، بٹ ہم ان کو وہی چیزیں دیتی ہیں جو انسان کھاتے ہیں. ان میں بلیوں میں ایک ہے کہ ان میں لیکٹوز انٹالرنس ہے. جو دودھ ہم پیتے ہیں ان ہیومنس کنزپشن، بلیوں میں شاید بہت زیادہ بلیوں میں وہ ان میں انفیکشن، وہ ایک ڈیزیز کنڈیشن کرتی ہیں، وہ ان کو ٹالریٹ نہیں کر پاتی ہیں. ساتھ میں جو ان کا پھر ویسٹ نکلتا ہے، اسٹول جو آتے ہیں، فضلہ نکلتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی بیماریاں ہو سکتی ہیں. اور اگر گھر میں بچہ ہو جو جس کا ہائیجین اپنا اچھا نہیں ہو، بلی کے ساتھ ٹچ کرے تو اس میں بھی وہ انسانوں میں وہ انفیکشن لگ سکتے ہیں. سو گھروں میں ایک مخصوص جگہ رکھنی چاہیے. جس طرح آپ سمجھے کہ گھر میں کوئی بزرگ ہو جو گھروں میں ایک ہی جگہ رہے اور اس کو ہمیں نرسنگ اچھی طرح سے کرنی پڑ رہی ہے، اسی طرح ہمیں بلیوں میں بھی اچھی طرح سے یہ
नर्सिंग करने की अशद ज़रूरत है, उनका ख्याल रखने की ज़रूरत है, उनके डाइट की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, टाइम टाइम पे उनको एक वेटनेरियन के पास लेके उनका चेकअप करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल रहेगा, अगर अब कोई बिल्ली बाइट मारती है किसी को, तो पहले ही वो घर पे क्या करे ताकि इन्फेक्शन जो है ज़्यादा ना लगे, उसके बाद उनको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा शॉर्ट में बताइए। देखिए पहली बात है, अगर कोई शख्स घर में बिल्ली पाल रहा है और 20-30-40 हज़ार रुपये खर्चा कर रहा है कि वो बिल्ली को लाए, तो इमीडिएटली बिल्ली को एंटी रेबीज़ वैक्सीन दिलवाए। उसके बाद जो घर में उसको केयर टेकर्स हैं, केयर करने हैं, वो भी एंटी रेबीज़ वैक्सीन लगाएं, जिसे हम प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं। 3 शॉट लगाने की ज़रूरत है, खुद को भी वो बचाएंगे कि खुदा न खास्ता कल को अगर बिल्ली ने विदिन कुछ महीने झपट मारा तो वो खुद को प्रोटेक्टेड समझें। बट अगर वो खुद प्रोटेक्टेड नहीं है और बिल्ली को भी वैक्सीन नहीं है और बिल्ली के ज़रिए से उनको कभी एक्सपोजर लगा, तो उनमें भी अगर खुदा न खास्ता रेबीज़ के वायरस बिल्ली में हो तो इंसानों में लग सकते हैं। और रेबीज़ के जो अलामात हैं ये 1 हफ़्ते से लेकर समझिए कुछ महीनों तक के बाद आ सकते हैं। तो बहुत टाइम जब हमने यहाँ पे एंटी रेबीज़ क्लिनिक के ज़रिए हमें पता चलता है कि कहीं किसी वार्ड में रेबीज़ पेशेंट दाखिल होता है, तो शायद उस पेशेंट को भी नहीं पता होता या उनके अटेंडेंट को भी नहीं पता होता कि कुत्ते ने उनको कब काटा है, क्योंकि बहुत देर के बाद जितना बॉडी के दूर सिर के दूर जो ब्रेन के दूर ज़ख्म लगा होगा, तो क्योंकि ये वायरस नर्व्स के थ्रू चलता है और बहुत कम स्पीड के हिसाब से दिमाग की तरफ चलता है, तो काफ़ी हफ्ते और महीने लग जाते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी किसी शख्स को कोई भी इंजरी लगे, वो कुत्ते की वजह से या बिल्ली के काटने की वजह से हो, तो इमीडिएटली उस ज़ख्म को अच्छी तरह से धो ले, साबुन से धो ले, डिटर्जेंट से धो ले और 10-15 मिनट रनिंग वाटर के ज़रिए धोए। उसके ऊपर कोई ड्रेसिंग ना करें। हाँ, अगर कुछ पाविडन आयोडीन है तो कोई वो लगा सकते हैं, लेकिन पहले तो अच्छी तरह से धो लें, उस पर कोई स्यूचर नहीं लगाएं, उस पर कोई बैंडेजिंग नहीं करें और इमीडिएटली जो नज़दीकी है हमारे तिबी इदारे जहाँ एंटी रेबीज़ वैक्सीन हो, वहाँ पे आके खुद को एंटी रेबीज़ वैक्सीन लगाएं या बच्चे हों उनको भी लगाएं। बट ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि इमीडिएटली उस वूंड को अच्छी तरह धोएं, 10-15 मिनट धोएं, उस पर कोई और चीज़ ना लगाएं, कोई टूथपेस्ट ना लगाएं, मिर्ची हल्दी वैसा और कुछ जो इरिटेंट हैं वो चीज़ें न लगाएं, बल्कि सीधा साबुन से धोएं, डिटर्जेंट से धोएं रनिंग वाटर के ज़रिए, और फिर उसके ऊपर कोई स्यूचरिंग ना करें और ना कोई ड्रेसिंग करें, उसे खुला छोड़ें, क्योंकि ये वायरस हवा की वजह से मर भी सकता है। अगर हम स्यूचर करें और वहाँ पे वायरस हो तो इंसान के अंदर दाखिल हो सकता है और स्प्रेड जल्दी हो सकता है। और ड्रेसिंग से अगर हम इसको ऑक्सीजन बंद करें तो इसकी ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो यहाँ पे शेड्यूल उनको दिया जाता है उसके तहत जो उसको अगर कैटेगरी 2 है तो इमीडिएटली उसको एंटी रेबीज़ वैक्सीन दिया जाएगा और उसको शेड्यूल के हिसाब से फिर 4 या 5 बार आना पड़ता है, तो वो लगाएं, वो पूरा शेड्यूल करें। और उसके बाद अगर उनको खून भी आया होगा, ज़ख्म लगा होगा और ब्लड आया होगा, 1 ड्रॉप ही आया हो, तो उनको फिर उनमें उस जगह पे इम्यूनोग्लोबुलिन साथ में भी देना पड़ता है। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर मोहम्मद सलीम खान, जिनसे हमने इसी बारे में तफसीलन बातचीत की, क्योंकि हमारे कश्मीर में अभी काफ़ी ऐसे घर है जहाँ पर बिल्लियों को पाला जाता है, तो ये उसी हवाले से एक इम्पॉर्टेंट खबर थी कि आप तक पहुँचानी बहुत ज़रूरी थी। अब बने रहे द कश्मीरियत के साथ, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।